नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। वो हदीस मुबारक हर रोज़ आप देखेंगे कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर शाये की जाती हैं, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस हदीस मुबारक की इशाअत का मकसद यही होता है कि लोगों की रहनुमाई की जा सके, और लोगों को अल्लाह ताला से यही दुआ हम करते हैं कि लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे। तो बहरहाल पहले हम आपको हदीस मुबारक सुनाते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, ईमान क्या है? इरशाद हुआ, अगर नेकी करने के बाद तुमको खुशी हासिल होती हो और गुनाह के बाद तुम्हारा दिल रंजीदा होता हो तो समझ लो तुम मोमिन हो। तो ये देखिए, आप अंदाज़ा कीजिए कि जब इंसान नेकी करता है तो किस कदर खुश होता है। तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मोमिन होने की निशानी बताई है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम खबरों की तरफ चलते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सारे मुल्क में SIR के नाम पर जिस तरह अक़लियतों को, ख़ास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, और BJP हुकूमत इस सिलसिले में जिस तरह का तासुब व जानिबदारी का मुज़ाहिरा कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो बहरहाल SIR के बारे में हम आपको बताते हैं कि 12 रियासतों में तकरीबन 5.2 करोड़, 12 रियासतों में 5.2 करोड़ वोटरों के नाम हज़फ कर दिए गए हैं। और रियासत तेलंगाना में मई से यानी अगले माह से SIR शुरू हो रहा है। वैसे भी यकम अप्रैल से शुरू होने वाला था, ताहम इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश्वर वर्मा हो, या फिर आप देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से 4 रियासतों और एक मरकज़ी ज़ैर इंतज़ाम इलाक़ों में, ख़ास तौर पर मगरबी बंगाल हो, केरला, आसाम और पुडुचेरी जो है वहाँ पर इंतखाबात की वजह से ये मिशनरी मसरूफ़ हो गई। नतीजे में रियासत तेलंगाना में जो SIR यकम अप्रैल से होने वाला था उसे मुलतवी कर दिया गया, यकम मई से किया जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, गुजरात का सवाल है, छत्तीसगढ़ और मगरबी बंगाल का सवाल है, वहाँ पर कम से कम 2 करोड़ वोटरों की शमूलियत अमल में भी लाई गई है। तो सज्जा साहब, आप देखेंगे कि रियासत तेलंगाना में जिस तरह SIR हो रहा है, और सियासत फाउंडेशन की जानिब से न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने ख़ास तौर पर यानी हैदराबाद, यानी ग्रेटर हैदराबाद के 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज है जो हैं, असम्बली हल्के हैं, उनके वोटर्स की रहनुमाई के लिए, ख़ास तौर पर मुस्लिम वोटर्स की रहनुमाई के लिए यहाँ पर हेल्प डेस्क कायम किया है रोज़नामा सियासत के दफ्तर में। और लोग रोज़ कम से कम 300 से लेकर 500 लोग यहाँ से इस्तेफ़ादा भी कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हम यही चाहते हैं कि आप अपने पड़ोसियों को, आप अपने दोस्त अहबाब को, आप अपने रिश्तेदारों को, तमाम को इस बारे में ज़रूर चौकस कीजिए कि वो अपना नाम SIR में देखें, 2002 के SIR में नाम है या नहीं है, फिर फैमिली मैपिंग जो हो रही है वो करवा लें, ये सबसे अहम बात है। तो बहरहाल ये खबर हमारे पास थी। लेकिन अगर मशरिक़ वस्ता की बात करते हैं तो आपको बता दूं कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका ने धमकी दी है कि ईरान के जो आबनाए हरमुज़ है, आबनाए हरमुज़ के उसका नाकाबंदी कर दी जाएगी और ईरान तेल फ़रोख्त नहीं कर सकेगा। अमेरिका ने यह धमकी है, ट्रंप ने यह धमकी दी है, और उसके जवाब में ईरान ने कहा है कि खलीज और खलीज उम्मान के कोई भी एयरपोर्ट बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। ये बात ईरान ने धमकी दी है। तो बहरहाल इस बारे में हम आपको और कुछ बताते हैं कि ट्रंप क्या कह रहे हैं, ट्रंप क्या करना चाहते हैं, इसराइल किस तरह फिर दोबारा जंग के लिए पर तोल रहा है, ऐसे में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले चलते हैं हमारे साथी सज्जा साहब के पास और ये पूछते हैं कि SIR, जैसा कि सज्जा साहब मैंने जिक्र भी किया है कि 12 रियासतों में 5 करोड़ 20 लाख वोटरों के नाम हज़फ कर दिए गए हैं, जबकि आपको बता दूं कि कई ऐसी रियासतें हैं, उत्तर प्रदेश जहां पर BJP का इख्तिदार है, गुजरात जहां पर BJP का इख्तिदार है, छत्तीसगढ़ जहां BJP का है, और मगरबी बंगाल जहां पर तृणमूल कांग्रेस है, वहां पर आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि हमने 2 करोड़ नामों की वहाँ शमूलियत की है। तृणमूल कांग्रेस की जो सरबराह थे ममता बनर्जी, जो चीफ मिनिस्टर हैं मगरबी बंगाल के, उन्होंने सिलसिले में सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी की। इस सिलसिले में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नुमाइंदगी की, और इस सिलसिले में उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया था। उनका ये कहना था कि SIR के नाम पे जो नाम काटे जा रहे हैं वो बिला जवाज़ काटे जा रहे हैं, और जो है टारगेटेड एरियाज़ को जो है SIR का निशाना बनाया जा रहा है, और टारगेटेड एरियाज से
लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। उनका साफ तौर पे इल्ज़ाम था कि जो वोट बीजेपी को नहीं जाते उन वोटों को काटा जा रहा जी है। जी जी। ये साफ जो है ममता बनर्जी का इल्ज़ाम था। और उस सिलसिले में उन्होंने ज्ञानेश कुमार से भी बात की थी। ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के बाहर, तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 70 साला तारीख में इतना जो है इतना ख़राब इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने नहीं देखा है। उन्होंने कहा है कि वो बात सुनने ही को तैयार नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि उसको एक असाइनमेंट दे दिया गया है और उस असाइनमेंट के तहत उसको काम करने हैं। उसको जो हुक्म दिया जा रहा है उसको बजा लाना है, चाहे गलत हो, चाहे वो आइन के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो जो है नाइंसाफ़ी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना था कि हमने जो दावे किए थे कि जो नाम काटे जा रहे हैं उन दावों की के मतलब के उन दावों के सपोर्ट में हमने सबूत फराहम किए थे। जी उनका ये कहना था कि ताकतवर सबूत फराहम करने के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमारी शिकायत को सुनने से इनकार कर दिया, हमारे इस दावे को मानने से इनकार कर दिया। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम इस तरह के इल्ज़ामात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ममता बनर्जी ने कहा कि जिस तरीके का रवैया अख्तियार किया गया था, ये रवैया बड़ा अफसोसनाक है। और इसी के साथ ही उन्होंने बाज़ाब्ता जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और कहा था कि SIR के नाम पे आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं और वोटरों को उनके बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है। देखिए रियाज साहब, नाम शामिल करने की जो बात है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर साल लाखों नाम हज़फ भी होते हैं, लाखों नाम खुद ब खुद शामिल होते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये जी। इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो है इलेक्शन कमीशन का काम ही यही है कि लोग अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अपने जो है वोटर ID कार्ड बनाते हैं और फिर जो है बहुत सारे लोग जिनका इंतकाल हो जाता है उनके जी नाम हाँ, अपने जी हाँ। आप कट जाते हैं। तो यहाँ पे सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इतने नाम काटे कैसे गए। अब देखिए, खुद मगरबी बंगाल में 70 लाख से ज़ायद नाम काटे गए हैं लिस्ट से। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी जो है हैरत अंगेज़ बात है कि 70 लाख नाम मगरबी बंगाल से काटे गए और 2 करोड़ से ज़ायद नाम यूपी से काटे गए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, 2 करोड़ कोई मामूली जो है तादाद नहीं है। 2 करोड़ वोटरों के नाम फ़हरिस्त से ख़त्म करना, फ़हरिस्त से ख़ारिज कर देना, यकीनन ये तशवीश पैदा करता है। देखिए, यूपी में भी मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने इस मसले को उठाया है और उन्होंने इस मसले को लेके जो है आइन का दरवाज़ा, माफ़ कीजिएगा, अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया है। और उनका साफ तौर पे कहना है कि SIR के नाम पे आइन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, एक ख़ास साजिश तैयार की जा रही है और ख़ास साजिश के तहत सेलेक्टेड नामों को जो है फ़हरिस्त से उड़ाया जा रहा है। देखिए, अगर एक बार फ़हरिस्त से नाम उड़ जाता है तो फिर आप जो है उस नाम को शामिल कराने के लिए आप फिर दोबारा से जो है आप अप्लाई करेंगे, ट्रिब्यूनल जाएंगे, जो भी जो है प्रोसेस होगा इलेक्शन कमीशन का, वो प्रोसेस में आप जो है अपने आप को वो प्रोसेस में डालेंगे तो फिर आपका वोटर ID कार्ड बनने तक कितने जो है दिन निकल जाएंगे। और यहाँ पे ख़ास तौर पे आप नोट कीजिए रियाज साहब जी कि इलेक्शन से आइन पहले SIR शुरू किया जा रहा है, जी जी। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल बिहार है। ये जानबूझकर तो नहीं हो रहा? बिल्कुल यही, देखिए सोपी का ये कहना है, अखिलेश यादव ने भी कहा, केजरीवाल ने भी कहा, तेजस्वी यादव ने भी कहा, ममता बनर्जी ने भी कहा, स्टालिन ने भी कहा कि इलेक्शन से ऐन पहले जो SIR कराया जा रहा है। पहली बात तो एक है, इतने कम वक्त में आप लाखों लोगों के नाम दर्ज नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है, बुनियादी बात, कि लाखों लोगों के नामों का इंदराज, उनकी क्रॉस चेकिंग, उनका जो है मैपिंग, ये बहुत आसान काम नहीं है। जी जी। ये बहुत मुश्किल काम है और इसके लिए वक्त दरकार होगा। आप 1 साल का वक्त भी अगर लगा लेंगे रियाज साहब, तो फिर भी जो है आपको 100% शफाफियत के साथ
बहुत सारे नामों को निकालना और बहुत सारे नामों को शामिल करना मुश्किल होगा। लेकिन उसके बावजूद 1 महीने में प्रोसेस ख़त्म कर दिया जाता है। अब जैसे कि अब हम हैदराबाद की बात कर रहे हैं, तेलंगाना की बात कर रहे हैं। हैदराबाद में मैपिंग का अमल शुरू हुआ तो अभी तक तकरीबन फरवरी से मैपिंग का अमल जारी है। फरवरी से लेके अभी तक सिर्फ 20% जो है वोटों की मैपिंग हो सकी है। जो 2022 में जो वोट थे या जिनके वालिदैन के वोट थे या जिनके जो है मतलब एक 2002 में जिनके वालिदैन के या बुज़ुर्गों के या फिर बच्चों के या फिर माँ बाप के, जो भी आपका कानून है उस कानून के मुताबिक मैपिंग करने में अभी तक भी 20% तक का काम हुआ है। आप अंदाज़ा लगाइए। और फिर कितना पेचीदा काम है। आपको जो है मोबाइल फ़ोन से मैपिंग की जा रही है, आपको लैपटॉप से मैपिंग की जा रही है, आपको जो है टैबलेट से मैपिंग की जा रही है। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान हमको दिख रहा है। पूरी की पूरी फॉर्म जो है फिल करना है। पहले तो मैपिंग में आपको 2022 से और मौजूदा वोटर का जो है नाम टैली करना है, उसके बाप के नाम के साथ टैली करना है, उसकी माँ के नाम के साथ टैली करना है, उसके दादा के नाम के साथ, किसी ना किसी के जो है एक सिलसिला है, उस सिलसिले के तहत जो है टैली करना है। फिर मैपिंग होगी। मैपिंग होने के बाद फिर जो है BLO आप घर आएगा। फिर वो जो है पूरा एक वोटर का फॉर्म भरेगा। 2 पेज का फॉर्म है, आसान नहीं है भरना। एक नाम लिखने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि नाम गलत नहीं लिख सकते आप। पहले तो वोटर का नाम, फिर उसके बाद बाप का नाम, फिर उसके बाद जो है उसके महल्ले का नाम, उसके एरिए का नाम, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम। ये कितना बड़ा प्रोसेस है आप देखें रियाज साहब। और ये ऐसा हाथों हाथ खड़े खड़े नहीं हो सकता। आप हैदराबाद में जो है इस बात की शिकायत की जा रही है कि BLO के नाम पे जिन लोगों को लिया गया है उसमें से आधे से ज़्यादा इस काबिल ही नहीं है BLO के, या ये काम करने के काबिल ही नहीं है। उनकी खुद ये काम समझ में नहीं आ रहा है, तो मैपिंग कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को लेके ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दरवाज़ा खटखटाया था। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा था कि ये इसमें ये खामियां हैं। ये जो है देखिए, कौन सा भी काम हो, आप जब एक काम शुरू करते हैं तो जब तक आप ज़मीन पे काम का आगाज़ नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको उस काम की खामियां नज़र नहीं आती। सज्जद साहब, आप देखेंगे कि पहले मरहले में जो नाम हज़फ किए गए थे या डिलीट किए गए थे तकरीबन 6.5 करोड़ थे, और अब आप देखेंगे 5 करोड़, दूसरे मरहले में 5 करोड़ 20 लाख। ये कोई मामूली बात नहीं है। और मुसलमानों को निशाना बनाना, एंटी BJP जो वोट से या वोटर हैं उन्हें निशाना बनाना, और ख़ास तौर पर जो अपोजिशन की ज़ेर इक़्तिदार रियासतें हैं उन्हें निशाना बनाया जाना बहुत ख़तरनाक रुझान है जमहूरियत के लिए। बिल्कुल। अब देखिए, मिसाल ममता बनर्जी ने खुद मिसाल दी है कि जो 70 लाख वोट काटे गए हैं मगरबी बंगाल में, उसमें सबसे ज़्यादा वोट मुर्शिदाबाद ज़िले से काटे गए। अफसोस की बात है जी। और उनका ये कहना है कि मुर्शिदाबाद के 14 MLA की सीटें हैं। 14 में से 12 MLA की सीटें जो है ममता बनर्जी के पास हैं, 2 में से एक BJP के पास है और एक जो है किसी और वहाँ की रीजनल पार्टी के पास है। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जिस ज़िले में 14 में से 12 सीटें जो है तृणमूल कांग्रेस के पास हैं, उस ज़िले में बहुत ज़्यादा वोट काटे गए हैं। तो ये तो सीधी सी बात है। और सबसे अहम बात ये कि मुर्शिदाबाद एक मुस्लिम जो है अक्सरियती ज़िला है। यहाँ इनको जहाँ भी मुस्लिम अक्सरियती इलाके नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर मुसलमान बआसानी कामयाब हो सकता है, वहाँ पर ये लोग हदबंदी के नाम पर इलाकों में को मुख्तलिफ इलाके, ये अगर एक इलाका है और मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है तो उस इलाके को या कॉन्स्टिट्यूंसी को 3 टुकड़ों में तकसीम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में वहाँ कोई मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सकता। आसाम में इस तरह कई हल्कों में किया गया है। जम्मू कश्मीर की हालत बदल दी गई है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस अंदाज में BJP पार्लिमानी नशस्तों में इजाफा करना चाहती है, उसके नतीजे में भी आप देखेंगे कि जुनूबी रियासतों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और BJP अपने फ़ायदे के लिए ये काम करेगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि BJP की जो नाकामियाँ हैं, चाहे वो माशी आप मैदान में देखें या माशी शोबे में देखें या रोज़गार के शोबे में देखें या फिर अमन व अमान के शोबे में देखें,
पूरी नाकामियां वो बीजेपी को ले डूबेगी, चाहे बीजेपी हदबंदी कर ले। लेकिन कांग्रेस के लिए भी एक इबरत का मुकाम है, अपोजिशन जमातों के लिए भी एक इबरत का मुकाम है कि आखिर वो बीजेपी की इस तरह की हरकतों पर खामोश क्यों है, क्यों आवाम से वो रुजू नहीं होते, जाके घर घर फिर कर ये बताते क्यों नहीं कि चीन हमारे जमीन पर कब्जा कर रहा है लेकिन मोदी हुकूमत नाकाम रही है, खारजा पॉलिसी मोदी हुकूमत की नाकाम हो गई है। हद तो यह है कि आलमी सतह पर एक बस्ता खद, अब मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं जिसकी कोई हैसियत नहीं है हिंदुस्तान के सामने। आप देखेंगे कि आज एक इंटरनेशनल सालिस के तौर पर उभरा है और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जबान से तो एक, मैं समझता हूं कि एक लफ्ज नहीं निकलता उनके मुंह से, उनके जबान से। बिल्कुल यकीनन ये एक बहुत बड़ा जो है सवाल है कि हुकूमत पूरी तरीके से नाकाम हो गई है, महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है, रोज़गार देने में नाकाम है, छोटी सनतों को बचाने में नाकाम है, छोटे जो है घरेलू सनतों को बचाने में भी हर तरीके से आम आदमी का नुकसान किया गया, हर तरीके से आम आदमी को जो है पीटा गया, कभी नोटबंदी के नाम पे, कभी कोरोना के नाम पे, कभी लॉकडाउन के नाम पे, कभी किसी और नाम से। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे जो है एक जुल्म, हाँ जालिमाना फ़ैसला करते हुए अचानक जो है लॉकडाउन, पूरे मुल्क में अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया था, वो खुद एक जो है गैर इंसानी फ़ैसला था। और इस पर चारों तरफ से इसको बोला गया है कि ये बहुत ही गैर इंसानी फ़ैसला किया है हुकूमत ने, उसको जो है स्मार्ट लॉकडाउन लगाना चाहिए था। बहरहाल जो कुछ भी हो वो दौर तो गया, लेकिन जो फ़ैसले किए गए हैं बीजेपी की जानिब से, चाहे वो जीएसटी लगाने का हो, चाहे वो जो है नोटबंदी का हो, चाहे एसआईआर का हो, चाहे जो है कोई और फैसला, तो अचानक लिए गए फ़ैसले और इन अचानक लिए गए फ़ैसलों के नतीजे में लोगों का, आम आदमी का बहुत नुकसान हुआ है। और ऐसा मालूम होता है कि बीजेपी को आम आदमी की कोई परवाह नहीं है। तो यकीनन आपने जो है एक अहम नुक्ते की तरफ जो है सवाल उठाया है कि कांग्रेस क्यों इस मामले में खामोश है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास एहतजाज करते हैं या पार्लियामेंट में एहतजाज करते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं। ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस क्यों जो है एहतजाज को हवा नहीं दे रही। अब देखिए आप, मेरठ की एक खबर आ रही है कि मेरठ में एक सुपर मार्केट है, मेरठ का मार्केट एरिया, सेंट्रल मार्केट एरिया है, उस एरिए में लोगों के घर, दुकानें और घर गिरा देने का हुक्म आया है और जो है इंतज़ामिया घर और दुकानें गिरा दी हैं। अब वो इस फैसले के ख़िलाफ़ पूरी मार्केट के लोग जो है सड़क पे बैठे हैं और उनका ये इल्ज़ाम है कि बीजेपी हुकूमत में ये हो रहा है और बीजेपी हुकूमत का कोई भी लीडर उनसे मिलने के लिए नहीं आया है। तो अब उनका ये कहना है कि जो है ये सिचुएशन है कि हमें घर से पहले दुकान से जो है बेदुकान कर दिया गया, हमें रोज़गार से महरूम किया गया, अब घर से बेघर करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। वो तो डंके की चोट पे जो है बीजेपी को गाली दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन इस सिचुएशन में, इन हालात में कांग्रेस की भी ये जिम्मेदारी थी, कांग्रेस के लीडरों की भी ये जिम्मेदारी थी कि फ़ौरी वो वहाँ जाते, उनसे बात करते और जो है ग्राउंड रियायत। देखिए आज गैस की किल्लत है पूरे मुल्क में, हर ज़िले से खबर आ रही है कि गैस की लाइनें लगी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की बड़ी क़यादत को, मरकज़ी क़यादत को इस सिचुएशन में वहाँ मौके पे पहुँच के लोगों की मदद करनी चाहिए थी और जो है एक तहरीक पैदा करने की ज़रूरत थी कि जो भी हुकूमत कर रही है। अब देखिए अब इस तरह मेरठ में हो गया, डिमोलेशन का काम वहाँ पे हो रहा है। अभी जो ताज़ा खबर एक ये है कि नोएडा, जो यूपी ही का इलाका है, नोएडा से लेके गुरुग्राम तक के एरिए में जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ पे जो है दुकानें हैं, जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जहाँ पे तिजारती इदारे हैं, वहाँ पे पूरे के पूरे वर्कर सड़क पे हैं। उनका ये कहना है कि हमें जो है तनख्वाह मुनासिब नहीं दी जा रही है, तनख्वाह में इजाफ़ा किया जाए, हमें छुट्टियाँ नहीं दी जा रही हैं, छुट्टियों का जो है एक निज़ाम बनाया जाए जैसा कि लेबर रूल के तहत। और फिर उनका ये कहना है कि ना हमें ढंग की छुट्टियाँ मिल रही हैं, ना ही हमारी तनख्वाह ढंग की है। तो तनख्वाह और छुट्टियों के लिए उन्होंने एक हफ़्ते से वो लोग सड़कों पे हैं और आज वो तशद्दुद इतना शदीद हो गया कि उन्होंने गाड़ियाँ जला दी क्योंकि पुलिस उनको सड़क से हटाने के लिए आई थी। इस मौके पे भी कांग्रेस के लीडर अगर उनके साथ नहीं खड़े रहेंगे तो फिर
पब्लिक को एतमाद में कैसे लेंगे, और सबसे बड़ा बहरहाल सवाल है। सज्जाद साहब, हम चलेंगे इंटरनेशनल लेवल पर और आप देखेंगे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि किस तरह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि हम आपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर रहे हैं और जिससे ईरान तेल फ़रोख्त नहीं कर सकता। उन्होंने ये बात कही है। जवाब में ईरान ने कहा है कि अगर तुम इस तरह की गंदी हरकत करोगे तो फिर उसके बुरे नताइज बरामद होंगे और खलीज और खलीज ओमान की जितनी बंदरगाहें हैं वो महफूज नहीं रहेंगी। ईरान ने ये कहा है। एक अहम खबर आ रही है सर, जैसा आप देखेंगे कि सऊदी अरब और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात तो ठीक नहीं लगते मुझे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है यहाँ पर भी दो ग्रुप बनने वाले हैं, जो यानी इसराइल नवाज जो ग्रुप है वो हिंदुस्तान की तरफ है, यानी हिंदुस्तान है, इसराइल है, दूसरे जो ममालिक हैं वो है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि सऊदी अरब हो या मुत्तहिदा अरब इमारात हो, उन्हें बिजनेस से गरज होती है, उन्हें अपने मुल्क से, अपने मुल्क के मफाद से गरज होती है और होना भी चाहिए। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस तरह का कोई ख्याल जहन में नहीं आता। ऐसा महसूस होता है क्योंकि आप देखेंगे कि हम अपने मफादात के लिए भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने बात नहीं कर सकते, अपना सर नहीं उठा सकते। और यहाँ तक कि राहुल गांधी ने वादे तौर पर कहा है कि नरेंद्र सरेंडर, यानी नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी है, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो बहरहाल आपको बताना ज़रूरी है कि अब शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, आइंदा 48 घंटों में यानी 2 दिन में वो सऊदी अरब का हंगामी दौरा करने वाले हैं। और ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के दौरे का अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिकी नुमाइंदों के दरमियान जो डेलीगेशन लेवल पर बातचीत हुई है उसके नताइज तो आपने देखे कि जंगबंदी से इत्तेफाक तो किया गया, लेकिन जो जंग ख़त्म करने से इत्तेफाक नहीं हुआ है। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जो 12 रोज़ा जंगबंदी है वो आगे जारी रहती है या नहीं रहती। लेकिन उसी दौरान एक खबर आ रही है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। पेचीदा सूरत हाल हो गई है। बातचीत के मेज़ पे आया था अमेरिका। जी जी। नायब सदर अमेरिका जो है इस्लामाबाद पहुंचे थे। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात भी हुए। फिर जो है अचानक डी वेंस, उनका तो 48 घंटे का दौरा था, लेकिन अपने मुकर्रर वक्त से पहले ही वो जो है वहाँ से चले गए थे। अब इस बात पे इत्तेफाक तो हुआ है कि 7 तारीख को और एक मतलब मरहले की बातचीत होगी। यहाँ अच्छी बात यह है कि पुतिन ने बाज़ाब्ता जो है ईरान से फ़ोन करके इस मामले में सालिसी की पेशकश की है। वेरी गुड। और ये एक अच्छी खबर है। दूसरी खबर ये है कि ट्रंप ने भी कहा है कि जो है हम रिकन्सिडर करेंगे ईरान की तरफ से जो मतलब ये के मुतालबात रखे गए हैं। बहुत सारी देखिए 10 नुकाती जो फार्मूला था, इन्होंने 15 मुलाकाती रखा है अमेरिका और ईरान ने 10 नुकाती जो फार्मूला रखा था उसमें बहुत सारी चीज़ों पे इत्तेफाक भी हुआ था। लेकिन कहा, ये देखिए ये भी कहा जा रहा है कि लम्हे आखिर में डी वेंस जो अमेरिका की तरफ से इन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए आए थे, लम्हे आखिर में डी वेंस को जो है नेतन्याहू का फ़ोन आता है, इसराइल के वज़ीर आज़म का, और फिर वो मुज़ाकरात छोड़ के वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो ये भी एक शैतानी हरकत लगती है, दज्जाली हरकत है, बिल्कुल दज्जाली हरकत लगती है ये यहूदियों की, कि वो अमन होने भी देना नहीं चाहते, यानी सबूताज कर रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, अमन को सबूताज कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस दिन जो है जंगबंदी पे इत्तेफाक हुआ था अमेरिका और ईरान के माबेन, तो उसके दूसरे दिन, उसी रात, बल्कि उसी रात उन्होंने लबनान पे बमबारी कर दी थी इसराइल ने। 357 लोग शहीद हुए, मासूम बच्चों, खवातीन को मारा गया था। रिहायशी इलाकों पे, जी जी, हमा मंजिला इमारतों पे बमबारी की गई थी और इमारतों को खंडर का ढेर बना दिया गया था। तो बहरहाल बहुत ही जो है शैतानी हरकतों पे उतर आया है, ऐसा मालूम होता है। इसराइल, ऐसा मालूम होता है कि इसराइल के मकासद पूरे नहीं हो रहे हैं जिससे वो झंझलाया हुआ है। तो यकीनन देखिए ये सूरत हाल बहुत ही पेचीदा है। अब अमेरिका ने अपने हुर्मुज़ में अपने सिपाही तैनात करने की बात तो कही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि अभी ट्रंप का एक नया बयान ये आया है कि हम वादी हुर्मुज़ में जाने वाले समंदरों को, खुले समंदर में जाने वाले जहाज़ों को खुले समंदर में रोक लेंगे, और ख़ास तौर से चीन के जहाज़ों को हम जाने नहीं, मतलब ये कि वहाँ जाएंगे तो वो तेल और गैस भर के वापस आएंगे। यानी ईरान का बिजनेस खराब करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा है ट्रंप ने, सऊदी अरब से ज़्यादा तेल हमारे पास मौजूद है। जी बिल्कुल। देखिए ये तो
अमेरिका की पुरानी आदत है, वो जो है पहले अपने ज़खायर भरता है फिर जंग लड़ता है। इवन ये कहा जा रहा है कि 70 जी। साल के ज़खायर मौजूद है उसके पास। बिल्कुल। तो ये अमेरिका की पुरानी जो है पॉलिसी है कि वो अपने पास सारी चीज़ें सेव करके फिर वो मैदान जंग में उतरता है। लेकिन अब ये मैदान जंग पहली बार अमेरिका के लिए भारी साबित हो रहा है। अब क्या सिचुएशन होती है देखिए, चीन ने तो अमेरिका की हवा निकाल दी है। अमेरिका की हवा निकालने के बाद अमेरिका को मजबूरन जो है बातचीत की मेज़ पे आना पड़ा और मजबूरन ईरान की सुननी पड़ी अमेरिका को। अब भी अमेरिका को ये हज़म नहीं हो रहा है कि मैं कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। नहीं, अब देखिए कि जी। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये इत्तलात आ रही हैं कि उनका इम्पीचमेंट भी हो सकता है, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो जंग का आगाज़ किया है, यानी जंग में कूद पड़े हैं इसराइल की तरफ से। हालांकि उन्हें कांग्रेस से मंजूरी लेनी थी और जंग शुरू भी हो जाती है तो विथिन 60 डेज कांग्रेस से मंजूरी लेना ज़रूरी है। अब आप 45 दिन हो रहे आ रहे हैं, अब उनके पास 15 दिन बाकी रह गए हैं और 15 दिन में अगर ये मंजूरी हासिल नहीं करते हैं तो फिर इनका इम्पीचमेंट शुरू होगा। खुद रिपब्लिकन्स, इनकी अपनी पार्टी के लोग उनसे नाराज़ हैं, डेमोक्रेट्स तो खिलाफ ही हैं। और ये शख्स जो है ना सिर्फ अमेरिका की छवि मुतासिर कर चुका है, बल्कि अब अमेरिका को कोई सुपर पावर मानने के लिए भी तैयार नहीं है। अब तो ऐसा लग रहा है कि अगला सुपर पावर तो चीन बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सूरत हाल यही हो गई है। अमेरिका जो बिलबिला रहा है और अमेरिका जो ये धमकी दे रहा है कि ईरान से चीन जाने वाले जहाज़ रोके जाएंगे, ये मतलब ये कि ईरान से चीन जाने वाले जहाज़ों को आबादी हुर्मुज़ में गुजरने ही नहीं दिया जाएगा, उनको वहाँ जाने ही नहीं दिया जाएगा। वो वहाँ जाएंगे तो तेल भर के, गैस भर के आएंगे, तो हम उनको यहीं गहरे समंदर में ही उनको रोक लेंगे। ये जो इंतबा जो है ट्रंप ने दिया है, इस इंतबा पे ईरान का रद्दअमल सामने आया है और ईरान ने कहा है कि ये जो उनका फ़ैसला है या ये जो दावा है वह अहमकाना है और नाकाबिले कबूल है, ये ईरान ने कहा है। चीन ने देखिए अभी तक कोई जो है एक भी लफ्ज़ चीन ने नहीं कहा है, लेकिन इस जंग में चीन का जो रोल था उसको सारी दुनिया मानती है। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, इसी सही बात के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।